विद्यार्थियों, राधे राधे। मैं साधना पांडे अपने सभी प्यारे प्यारे नवनिहालों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बेटा। और ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। बाबू, आपको बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब अपने जीवन में, अपने कक्षा में, अपने ज़िले में हर जगह उन्नति को प्राप्त करें बेटा। आज हम मॉडल पेपर, ये हमारे समझ से तीसरा है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। इसमें से है बहुविकल्पीय प्रश्न, हम देखते हैं इसको। तो पहला प्रश्न आपका है कि निम्न में से शुक्ल युग की पत्रिका है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी पत्रिका शुक्ल युग की है। तो हंस है बेटा, शुक्ल युग की पत्रिका हंस है। छायावादी युग की पत्रिका चाँद है, जिसकी संपादक महादेवी वर्मा थी। और हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, किशोरीलाल गोस्वामी जी की। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास की रचना है ये। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक रामकुमार वर्मा है। रामकुमार वर्मा जी हैं? नहीं। ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा है? उपन्यास नहीं है, ये आत्मकथा है। गोदान के लेखक प्रेमचंद जी, वाला सही है। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। चौथा है मित्रता निबंध के लेखक श्याम सुंदर दास है। श्याम सुंदर दास नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? रामकुमार वर्मा जी को। जो मैं आपको एक प्रश्न जो रोज हिंदी साहित्य के इतिहास से देती हूँ बेटा, उसमें ये प्रश्न मैंने दिया हुआ है। प्रतिदिन मैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंग 9, 10, 11, 12 के उससे आपके चैनल पर रोज 2 प्रश्न साहित्य के इतिहास से डाला जाता है ना। अभी साहित्य का इतिहास ही पढ़ रहा, अभी ग्रामर की तरफ नहीं बढ़ी हूँ मैं। तो उसमें से ये प्रश्न देखिए मैं दी थी कि एकांकी सम्राट किसे कहते हैं, और ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, हिंदी का उपन्यास। देखिए 3 प्रश्न आपका फंसा, जो मैं रोज साहित्य के इतिहास में देती हूँ। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन करिए बेटा, सब्सक्राइब करिए, और प्रतिदिन आपको साहित्य के इतिहास से एक प्रश्न भेजा जाता है और उसका आप आंसर दिया करिए, ठीक है। उससे आपका भी लाभ होगा। आपका एक प्रश्न रोज, मैं इस टाइम 2 प्रश्न दे रही हूँ, आपका रोज 2 प्रश्न तैयार होगा, ठीक है बाबू। अगला है कठिन काव्य का प्रेत। ये प्रश्न भी मैंने दिया हुआ बेटा। आपके देखिए अभी 5 प्रश्न में ही आपके 3 प्रश्न फंस गए। 3 नहीं, 1, 2, और ये गोदान का भी दिया गया है 3, एकांकी सम्राट 4, ये 5। पांचवा प्रश्न आपका, 5 प्रश्न अभी 10 दिन के अंदर मैंने देना शुरू किया है। ये देखिए इसमें से आपके 5 प्रश्न फंसे उसमें से, है ना। तो आप पढ़ा करिए बाबू उसको। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहते हैं? केशव को। अगर यही पूछता कि कठिन गद्य का प्रेत, तब आप क्या कहते? अज्ञेय को। और ये दोनों प्रश्न मैंने उसमें दिया हुआ है बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, छायावादी युग के कवि हैं? नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और गिरिजा कुमार माथुर। तो निराला जी हैं, क्योंकि ये छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक आधार स्तंभ है। इनको छायावाद का रुद्र या शिव भी कहा जाता है। शोक गीत है सरोज स्मृति, जो निराला जी की ही रचना है। अपनी बेटी सरोज के मरने पर इन्होंने लिखा था, इसमें इनकी करुण वेदना व्यक्त हुई है। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है प्रिय प्रवास, और ये खड़ी हिंदी बोली का पहला महाकाव्य भी है। और इसके रचयिता है महाकवि हरिऔध जी, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं जयशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और 2 ऑप्शन ऊपर है, रामधारी सिंह दिनकर और शमशेर बहादुर सिंह। तो इसके कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं कुरुक्षेत्र के। शोक विकल रोह सबरानी, रूप रास बल तेज बखानी में कौन सा रस है? तो इसमें करुण है। सीधे सीधे पता चला है, शोक करुण रस का अस्थायी भाव मिल गया। विकल रोह, रोना, ये सब तो दुख का ही प्रतीक है ना, रोना बिलखना, तो करुण रस है। जो सुमिरत सिधि होय गण नायक करिवर बदन के, दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? तो दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? 24। आप गिन के निकाल लेंगे, मुझे पता है। चलिए गिना ही देती हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पहले और तीसरे में 11, 11, दूसरे चौथे में 13, 13। तो 13, 11 मिलकर जो हो जाता है 24। चरण कमल बंधु हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसमें है रूपक अलंकार।
पैर को कमल मान लिया गया है, रूपक अलंकार है यहाँ। अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अनु। मूल शब्द मान है, उसमें अनु उपसर्ग लगाया तो अनुमान हो गया। त्रिफला का समास विग्रह होगा, त्रि माने तीन, फल माने फल, तो तीन फलों का समूह। और उसमें द्विगु समास है, संख्या पूर्व दिगु। तीन फल कौन कौन से हैं? आंवला, हरण और बहरण। तीनों फल मिलकर के त्रिफला बन जाते हैं। ठीक है। कपड़ा का तत्सम होगा करपट। ठीक, थोड़ा सा इसको हम और ऊपर करते हैं। हाँ, 17वां प्रश्न है हमारा, युष्मद का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा त्वयि। त्वयि युवयोः युष्मासु। ठीक। हमारा 18वां प्रश्न है कि वाक्य के कितने तत्व हैं? ठीक है, तो वाक्य के 4 तत्व होते हैं। ये 4 तत्व कौन कौन से हैं? सार्थकता, जिज्ञासा, सानिध्यता और पदक्रम। ठीक है, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि क्रिया कर्ता या कर्म अथवा भाव के अनुसार हुई है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। जिन पदों के अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, अलग अलग रूप में मिलते हैं तो विकारी, अगर एक ही रूप में होता तो अविकारी। ठीक है, तो अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं उन्हें कहा जाता है विकारी। ख वाला सही है। अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है, देखिए थोड़ा सा आपका दिया है OMR शीट, कैसे आपको भरना है। ऐसे आपकी OMR शीट आएगी, देख लीजिए। तो उसमें आपको ये 20 ऑप्शन वाला प्रश्न भरना है। यहाँ आपको जिला भरना है। ठीक है, यहाँ आपको जिला अपना भरना है। अम्बेडकर नगर के हैं तो अम्बेडकर नगर, जिस भी जिले के होंगे, सेंटर जहाँ आपका गया होगा, विद्यालय केंद्र का कोड। अगर अगर केंद्र जैसे आपका अपना सेल्फ सेंटर है बालिकाओं का, तो अपने ही विद्यालय का कोड आपको बताया जाएगा। अनुक्रमांक, यहाँ आपको अपना रोल नंबर भरना है। विद्यालय का कोड और विद्यालय का नाम भरना है। प्रश्न पत्र संख्या, तो आपका प्रश्न पत्र केवल है, से एक ही प्रश्न होता है, उसको भरना है। यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर, जैसे मान लीजिए आपने भरा, मान लीजिए पहले वाले का कौन सा सही है? ए सही है, तो आप ए पर ऐसे ऐसे बढ़िया से गोला, जैसे यहाँ गोला किया गया अच्छे से, वैसे आप इन्हीं की आधा कर देंगे, आधा भाग कर देंगे, ऐसे स्ट्रिक लगा देंगे। सब गलत है, देखिए दिया ना, गलत तरीका सही तरीका। सही तरीका यही गोला भरने का है, जो बगल वाले ने दिया है वैसे आप गोला भरेंगे। ठीक है, यहाँ प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, ये भी आपको वहाँ बताया जाएगा। जैसे जो होगा उसको आप अपने बिना बिना पूछे, जैसे आपको अगर नहीं आ रहा है, जो बच्चे ये दिए हैं प्री बोर्ड, वो जान गए होंगे कोई OMR शीट कैसे भरा जाता है, उनको विद्यालय में बाकायदा बता दिया गया। जो बच्चे क्लास नहीं करते हैं, डायरेक्ट पेपर ही देंगे, वो बिना क्लास में जो इन्विजिलेटर रहेंगे आपके, उनसे आप पूछ कर ही भरेंगे, क्योंकि आपको दोबारा ये OMR शीट नहीं मिलेगा, वो भी रोल नंबर से आता है सबका। और अपना रोल नंबर आप देख लेंगे कि उस पर आपके ही क्रमांक का है कि नहीं। कभी कभी इन्विजिलेटर जो अनभिज्ञ रहते हैं, किसी का दूसरे को एक दे देते हैं, तो आप पहले अपना रोल नंबर देख लेंगे OMR शीट पर कि आपका ही है कि दूसरे का तो नहीं है, तभी आप भरना शुरू करेंगे। ठीक है ना, इन सब बातों का आप ध्यान देंगे। आगे हम आपके खंड ब वर्णनात्मक प्रश्नों की तरफ चलते हैं। खंड ब में आपका है, देखिए प्रश्न है पहला, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में हर प्रकार से सहायता देना, मान बढ़ाना, साहस दिलाना, तुम्हारी अपनी की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ये मित्रता पाठ से है। ठीक, तो हम इसके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये पाठ इतना आपके लिए उपयोगी है आपके जीवन में कि पूछिए मत। तो आप क्या लिखेंगे इसके संदर्भ में? प्रस्तुत जीवनोपयोगी पंक्तियाँ हमारे नित्य पुनीत एवं पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड की मित्रता नामक शीर्षक से अनुस्यूत है, जिसके लेखक आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, जहाँ लाइन खींची गई जिसके जिसके नीचे वही रेखांकित है, तो इसी की आप व्याख्या करेंगे। जैसे है, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का साथ हो। इससे हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल हो। तो आप क्या लिखेंगे कि हमें अपनी मित्रता के चुनाव में इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे मित्र को चुने जिसके अंदर दृढ़ संकल्प हो, आत्मबल हमसे अधिक हो, वह सत्यवादी हो और वह कर्तव्यनिष्ठ हो। हमें ऐसे ही मित्र का चुनाव करना चाहिए। और
जिससे हमारा आगे का भविष्य भी सबल हो। मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए? मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए? देखिए, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि वह उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, यानी मित्र का कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि वह हमें हर अच्छाई के रास्ते पर हमको ले चले और बुराई से हमको दूर करे, हमारी हर कमियों को हमारे सामने बताए और हमारे गुणों को हमारे और लोगों से प्रकट करे, है ना। मित्र तो ये होना चाहिए ना कि आपको हर बुरे रास्ते से बचाकर अच्छाई पर ले चले। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला है आपका, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। जैसे क्या है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है इसका, कि मंडप खुला पड़ता है, कहानी में कहानी बनती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी। ये बेटा अजंता से है, मैंने इतना ही पढ़ के जान लिया कि अजंता पाठ से है, जिसके राइटर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत हृदय स्पर्शी पंक्तियां हमारी नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के अजंता नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। गद्य में रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको क्या लिखना है? कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर, तो क्या कहेंगे? अजंता की दीवारों को जब हम देखते हैं तो यहाँ के हर चित्र एकदम जीवंत लगते हैं, हर चित्र को देखकर एक कहानी बन जाती है, यानी हर चित्र एक कहानी की तरफ इशारा करते हैं। तो वहाँ पर पशुओं से संबंधित बंदरों, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी है ना। वहाँ भावपूर्ण भी कहानी है, जिसमें क्रूरता और भय है, दया है, क्षमा है, त्याग है, इत्यादि की कहानियाँ भी वहाँ हमको मिलती हैं। जहाँ बेरहमी है और दया है का समुद्र भी उमड़ पड़ता है, यानी वहाँ एक विपरीत विषम परिस्थितियों की भी हमको कहानियाँ देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब, जितनी भी हम कहानियाँ देखते हैं तो उससे मतलब चित्र देखते हैं, उससे एक नई कहानी बन जाती है, और हर एक कहानी को लेकर ही वहाँ एक चित्र बना हुआ है। ठीक है। एलोरा जनता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और भित्ति चित्रों पर मनुष्य के कौन कौन से भाव अंकित हैं? भित्ति चित्रों पर मनुष्य के क्रूरता की, दया की, क्षमा की, त्याग की कहानी है। जहाँ बेरहमी और दया का समुद्र भी, बेरहमी और दया है वहीं, जहाँ बेरहमी है वहीं दया का समुद्र भी है, यानी मनुष्य के हर भाव की कहानी वहाँ पर हमको दिखाई देती है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई सौन दे, बूझत साँच न हासी। ये भ्रमर गीत से है, सूरदास जी की पंक्तियां हैं ये। पहला है आपका, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत मणिमय पंक्तियां हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के भ्रमर गीत नामक पाठ से अनुस्यूत है, जिसके रचयिता भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक महाकवि सूरदास जी हैं। ठीक। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित में लिखिए, गोपिकाएं उद्धव से खींच जाती हैं, उनके योग शास्त्र की, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बातों से सुनकर खींच कर उनसे पूछती हैं कि अय उद्धव जी, आप बताइए कि आपका यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है? हे मधुकर, यह मधुकर यानी मधुकर से तो कह रही है भंवरे से, लेकिन बात किससे कर रही है? उद्धव जी से, कि हे मधुकर, तुम हम हमसे जो पूछ रही हैं हम उसको हमको समझा कर कहिए, आपको सौगंध है, सौमिस आपको हम सौगंध देती हैं, हम आपसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, सत्य कह रही हैं। जो हम पूछ रहे हैं उसका आप सही से उत्तर दीजिए कि आपका निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। और पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मधुकर शब्द उद्धव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, तभी तो इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा है। उद्धव प्रसंग का नाम तभी तो भ्रमर गीत पड़ा। हमारे यहाँ पहले से ही किसी भी पुरुष से डायरेक्ट बात करने की इजाज़त स्त्रियों को नहीं थी, तो स्त्रियां उद्धव जी से डायरेक्ट बात नहीं कर रही, गोपिकाएं वह भंवरे को माध्यम बना के कह रही, बात तो उद्धव से ही कह रही, लेकिन व्यंजना रूप में, व्यंग्यार्थ रूप में भंवरे का नाम ले रही हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अगला है, दो में से कोई एक ही करना है, अथवा दिया मैं दोनों समझा दे रही हूँ बेटा, आपको जो मन कहेगा आप करना। अगला है, पुरते निकसी रघुबीर बधी धरती हृदय मगमे डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए अधराधर वय। फिर पूछती है चलनो अब केती पढ़ कुटी करी हूँ कि तुह तीकी लकी आतुरता पियकी अखियाँ अतिचारु चली जल चय। ये कवितावली से है, गोस्वामी जी इसके रचयिता हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश के का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत हृदय हारणी पंक्तियाँ, प्रस्तुत हृदय स्पर्शी पंक्तियाँ।
या करुण एवं श्रृंगार रस से ओतप्रोत प्रस्तुत पंक्तियां हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के कवितावली नामक शीर्षक से अनुस्यूत है, जिसके रचयिता भक्ति काल के राम काव्य धारा के प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक। रेखांकित अंश की व्याख्या तो कहेंगे पूर्व माने अवधपुर यानी अयोध्या से। तो सीता जी, राम और लक्ष्मण जी वन गमन के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर चुके हैं। वे जैसे ही अयोध्या से कुछ दूर जाती हैं, 2 कदम ही जाती है, मन में बड़ा धैर्य धारण करके कुछ दूर ही चलती हैं। रघुवीर वधू माने सीता जी थोड़ी ही दूर जाती हैं तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं, उनके दोनों होंठ सूख जाते हैं, वह थक जाती हैं और फिर पूछती हैं कि प्रभु अभी और कितना दूर चलना, अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तो आपको इतना ही करना है कि उनके होंठ सूख जाते हैं। पद्यांश में प्रयुक्त मधुराधर शब्द का विशेषण और विशेष छांटकर लिखिए। मधुराधर में कर्मधारय समास है, विशेषण विशेषण बहुलम इसका सूत्र होता है। तो विशेषण इसमें है मधुर और मधुरधन अधर मधुराधर दीर्घ संधि है। तो मधुर इसका विशेषण है और अधर इसका विशेष्य है, यानी अधर मीन्स होठों की विशेषता बताई गई कैसे है, वो मधुर है। तो मधुर इसमें विशेषण है और अधर इसमें विशेष्य है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऐसा कर्मवीड़ा संस्कृति, यह भारतीय संस्कृति से है बेटा, आपके संस्कृत परिचायिका से है। तो हम सीधे अर्थ पे आते हैं इसके। यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेह कर्म जिजी विशेष शतम समा, कर्म को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इति मीन्स ऐसा। अस्या उद्घोष, ऐसा हमारे भारतीय संस्कृत का नारा है, उद्घोष है। पहले कर्म इसके बाद फल, यही हमारी संस्कृति का नियम है। इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं और निरंतर कर्म को करते हुए हमारा मुख्य यही कर्तव्य है, अपने श्रम से भोग्यम, अपने ही परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे के श्रम का शोषण सर्वथा वर्जित है। यदि हम विपरीत आचरण करते हैं यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम सही रूप में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थम भारतीय, हम सदैव वही करें जिससे वयम तदैव, हम तब भी यथार्थ रूप से भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। और यह जब हमारे आचार विचार में हमारी संस्कृति परिलक्षित होगी तभी हम वास्तविक भारतीय कहलाएंगे। अभिलाषा वयम वहयत विश्व से, हमारी यह इच्छा है कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का दिन एक दिन पूरे संसार में फैला दिया जाए। ठीक है। अगला है अथवा करके दिया है, 2 में से कोई एक करना है। मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, यह भी भारतीय संस्कृति से ही है, यानी मानव जीवन का संस्कार ही संस्कृति है। हमारे पूर्वज मानव जीवन के संस्कार के लिए महान प्रयत्न किए, वे हमारे जीवन के संस्कार के लिए जो आचार विचार और आदर्श दिखाए वही हमारी संस्कृति है। अगला है दिए गए पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमको तो नहीं लगता है कि किसी को यह श्लोक नहीं याद होगा, और याद भी होना चाहिए। अगर आप सनातन हिंदू हैं या आप पूजा करते हैं तो पूजा के बाद ये श्लोक बोला जाता है अंत में, है ना, कि सबका कल्याण हो। तो सबको अगर नहीं भी याद हो तो आपको ये श्लोक याद ही होना चाहिए बेटा। यह भी भारतीय संस्कृति से ही है। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत भावपूर्ण पंक्तियाँ हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अनुस्यूत है। और इसका अर्थ लिख देंगे कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सभी लोग कल्याण को देखें, कोई किसी के दुख का भागी ना हो। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लाभम हित्वा सुखी भवेत। तो ये जीवन सूत्राण से है बाबू, इसका भी वही रहेगा कि प्रस्तुत जीवनोपयोगी पंक्तियाँ हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से के जीवन सूत्राण नामक पाठ से अनुस्यूत है। और इसका अर्थ है व्यक्ति अपना मतलब अभिमान खोकर सबके लिए प्रिय होता है, क्रोध त्याग कर वह निश्चिंत हो जाता है। और कामम हित्वा अर्थवान भवति, अपनी अनंत इच्छाओं को छोड़कर वह धनी होता है, और लाभ को छोड़कर वह सुखी होता है। अगर आप लाभ के पद पर हैं तो आप आगे आपके लिए मुश्किल आनी ही आनी है,
क्योंकि लोभः पापस्य कारणम। ठीक है। और कामम हित्वा अर्थवान बहुत, यानी आपके पास अगर 10 रुपया आपका इनकम है और आप 20 रुपया खर्च करेंगे तो आप कभी धनी नहीं होंगे, आप हमेशा गर्त में ही जाएंगे। इसलिए इच्छाएं कम रखिए, जो भी है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इसी कामना के साथ अपना जीवन यापन करेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। जब आज साइकिल है तो कल गाड़ी हो जाए, गाड़ी है तो कार हो जाए, कार है तो लग्जरी कार हो जाए, बंगला हो जाए, एक दिन पूरी धरती मेरी हो जाए, मैं विश्व विजयी सिकंदर बन जाऊं, तो सिकंदर भी विश्व विजयी नहीं बन पाया था, कहीं ना कहीं से वो भी थोड़ी खोट रह गई थी। और साथ कुछ भी नहीं जाना है, इसलिए जीवन का एकदम प्रेम पूर्वक आनंद उठाइए, उसमें बहुत ज़्यादा हाँफने की आवश्यकता नहीं है ना। हमने बहुत अमीरों को देखा है, बहुत प्रॉपर्टी जमीन जायदाद, वो चाहे जैसे भी ईमानदारी से बेईमानी से कैसे भी कर लेते हैं, और पहनते क्या है, फटा हुआ जुराब, और हाँफते हुए एक दिन हार्ट अटैक में चले जाएंगे, साथ कुछ जाना नहीं है ना, उसका वो फल भोग पाएंगे। बस सोचेंगे पूरी धरती हमारी हो जाए, ये ज़मीन लिखा लें, वहाँ की ज़मीन लिखा लें, वहाँ की लिखा लें, और पूरी ज़िंदगी एकदम कंजूसी से बिताएंगे। ऐसा जीवन भाई बहुत सही नहीं है, जो है उसी में आनंद उठाइए, आराम से खाइए पिए रहिए, बहुत ज़्यादा की योजना मत बनाइए, अजर अमर नहीं है हम। अगला हमारा क्या है, अगला है अपनी पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आप में जय सुभाष खंड काव्य है, उसका दूसरा अथवा तीसरा सर्ग कथा वस्तु अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में लिखाया गया है। और दूसरा प्रश्न है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण। मैंने कहा था कि ये एक प्रश्न आउट समझिए, ये हर साल प्री बोर्ड में, हाफ ईयरली में, एनुअल एग्जाम में हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण। उसके बाद इसमें 7 सर्ग हैं, कोई 1 या 2 सर्ग पूछ सकता है, जो आपका टेस्ट वोस्ट लेकर तैयार करा दिया गया है, आप लिख देंगे परीक्षा में। ये तुमुल है, कर्मयोग, वीर भारत है, ये अलग अलग जिलों के हिसाब से है। अम्बेडकर नगर में जय सुभाष खंड काव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न हम क्या देखेंगे अब, एक मिनट। अगला प्रश्न हमारा है, छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न है, दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो भगवत शरण उपाध्याय हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और राजेंद्र प्रसाद हैं। इसमें से हमने आपको बताया था कि शुरू से 3 लेखक का आप जीवन परिचय याद कर लेंगे और शुरू से 3 कवि का जीवन परिचय याद कर लेंगे। ये वीक बच्चों के लिए है, जो पढ़ाई में थोड़ा सा डाउन है, उनके लिए, सबके लिए नहीं है। अच्छे बच्चे तो सबका पढ़ें, क्योंकि इतनी बार टेस्ट हो जाता है कि आपका जीवन परिचय सारे लेखक कवियों का तैयार हो जाता है। तो कमज़ोर बच्चों को हमने एक ट्रिक बताया था कि बेटा आप 3 लेखकों का और 3 कवियों का जीवन परिचय अच्छे से तैयार कर लेंगे, उसमें से कोई ना कोई परीक्षा में फंस जाएगा। देखिए दूसरा ही पार्ट है ममता जयशंकर जी का, ये आपके उसमें आया हुआ है, इसमें जिसका भी आपको याद होगा आप अच्छे से कर देंगे। और निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना। तो जीवन परिचय आप लिखेंगे, आपको मैंने लिखाया हुआ था स्मरणीय संकेत में, पूरा जो भी आपको पता है उस राइटर के बारे में वो आप पूरा टोटल लिख देंगे। फिर नीचे साहित्य मतलब जीवन परिचय थोड़ा साहित्यिक भाषा में करते हुए जो लिखाया गया था आपको ऑफलाइन में अच्छे से करते हुए आप लिखेंगे, फिर उनकी रचना आप लिख देंगे। अब देखिए सूरदास, रामनरेश त्रिपाठी और रसखान। रसखान चौथे लेसन पर हैं, सूरदास पहले ही लेसन पर हैं, दूसरे गोस्वामी जी हैं, तीसरे रसखान है, चौथे बिहारी लाल है। तो दूसरा फंस गया ना बेटा, देखो पहला ही लेसन आया है, तो इसमें से जिसको आपको अच्छे से याद होगा उसका आप कर देंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ऑफलाइन में भी मैंने बताया था, ऑनलाइन में भी बताया था, बेटा आप 3 श्लोक याद करेंगे, क्योंकि 2 श्लोक आपकी परीक्षा में आता है, तीसरा आप लिख देंगे। मान लीजिए आपने एक ही याद किया, वो परीक्षा में आ गया तो उसको आप लिख नहीं सकते। 2 याद किया तो आप मान लो गलती से या इत्तेफाक बस दोनों आ गया तो भी आप नहीं लिख सकते। इसलिए आपको कितना श्लोक याद करना है, 3 श्लोक याद करना है। 3 श्लोक याद कर लेंगे, उसमें से मान लीजिए 2 फंस भी गया परीक्षा में तो एक नहीं फंसेगा, उसको आप लिख देंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये आपके संस्कृत परिचायिका का है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय सन्ति। तो वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं, त्रयः, 3। कौन कौन से, काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ। चंद्रशेखर कथम बंदीकृत है, चंद्रशेखर को बंदी क्यों किया गया, तो आंग्ल शासक ही है, आंग्ल शासकों के द्वारा। चंद्रशेखर राजद्रोही
राजद्रोही वो क्या कहते हैं उसको, आरोपम कृत्वा बंदी कृता है, यानी चंद्रशेखर पर राजद्रोह का आरोप करके उनको बंदी किया गया। पदेन बिना किम दूर में आती, पद के बिना यानी पैर के बिना कौन दूर तक जाता है, तो पत्रम, ये प्रबुद्ध ग्रामीण से है। संस्कृति शब्द से किम तात्पर्य, संस्कृति शब्द का क्या तात्पर्य है, तो संस्कृत माने आपके जो संस्कार हैं उसका क्या तात्पर्य है, तो अस्माकं जीवन संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन तत् अस्माकं संस्कृति, यानी एक अच्छे जीवन के संस्कार के लिए जो भी आचार विचार दिखाए गए हैं हमारे पूर्वजों द्वारा, वही हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। विज्ञान की देन, मेरा प्रिय कवि, राष्ट्रीय एकता, विद्यार्थी जीवन, किसी एक पर आपको लिख देना है। 7 नंबर का है तो कम से कम आप 3 या 3.5 4 पेज का आप लिखेंगे बेटा। शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना है, यानी आपके शहर अथवा गांव में गंदगी है, सफाई नहीं है, उसकी सफाई के लिए आपको पत्र लिखना है। अगला है आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र, यानी आपके घर में कोई आकस्मिक घटना दुर्घटना या कुछ आकस्मिक कोई प्रोग्राम बन गया, कोई फंक्शन हो गया, उसके लिए आपको प्रिंसिपल को छुट्टी लिखना है, छुट्टी के लिए अवकाश पत्र लिखना है, जो आपको ऑफलाइन बाकायदे बताया गया है, कई बार टेस्ट भी हुआ है। अगर नहीं बताया गया है जिन बच्चों को जो अलग विद्यालय के हैं, तो बेटा वो आपके 10 ईयर में आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में जो भी आप तैयारी के लिए पुस्तक लिए हैं हेल्पिंग बुक, उसमें दिया, उसमें से आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। और एक बार फिर से कहती हूँ बेटा, जो बच्चे इस चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाबू। और आपको प्रतिदिन हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न जाता है, मैं एकदम सत्य कह रही हूँ। अभी आज जो मैंने आपको पढ़ाया है ये 20 प्रश्न में से आपका 5 या 6 प्रश्न फंसा है। अभी मैंने 10 दिन से ही एक साहित्य का इतिहास का प्रश्न भेजना शुरू किया है आपके इस चैनल पे, और उसमें से भी देखिए आपके ही सामने, आप अगर मेरा चैनल ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिएगा मिलेगा आपके इसी मॉडल पेपर से 5-6 प्रश्न फंसा है। और अब तक कुल मिलाकर हमको लगता है कि अभी 10-15 प्रश्न भी नहीं गया होगा, तो आप सोचिए 15 प्रश्न में आप में 5 प्रश्न फंसा है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन लगभग 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं बेटा, इतना नॉलेज हो गया है कि कौन सा प्रश्न हर साल लगभग लगभग रिपीट होता है 9 10 से 11 12 में। तो वो प्रश्न हम आपके इस चैनल पर डेली डालते हैं बाबू, 2 प्रश्न, आप उसको, आपसे विनम्र निवेदन है अपनी परीक्षा तक तो उसको आप जरूर पढ़िए। और जो भी 9 के बच्चे हैं वो अपने आगे की तैयारी के लिए चैनल को ज्वाइन कर ले और पढ़ाई करें बेटा, ठीक है। आपको फिर से बोर्ड परीक्षा के अनंत शुभकामनाएं बेटा। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने कक्षा में आगे बढ़ें बाबू, आपकी हर इच्छा हर मनोकामना ईश्वर पूर्ण करे। और इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ बाबू। अब हम मिलेंगे अगले मॉडल पेपर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।